हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का गोरांगो टीचिंग 24 पर। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th ज्योग्राफी चैप्टर 1 रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। ठीक है, तो रिसोर्स और डेवलपमेंट यानी कि संसाधन एवं विकास। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग संसाधन एवं विकास के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं और आपको इसी का नहीं, सभी जो जितना भी चैप्टर आपका है ज्योग्राफी का, एसएसटी में जितना भी चैप्टर है, साइंस में जितना चैप्टर है, सबका हम इसमें इस चैनल में आप लोगों को दिखाएंगे। ठीक है, तो आप लोग क्या कीजिए क्या कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, ताकि आप लोगों को सभी वीडियोस मिल पाए। और इसमें जो वीडियो क्वेश्चंस को देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका फाइनल एग्जाम के लिए। ठीक है, और वीकली टेस्ट के लिए भी। तो वीडियो को बिना लेट के हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, एक एक क्वेश्चन को देखेंगे बहुत ही बेहतरीन तरीके से। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्न में से किस राज्य में काली मृदा पाई जाती है। काली मृदा पाई जाती है कौन सा राज्य में? निम्न में से तो जम्मू कश्मीर में पाई जाती है, गुजरात में पाई जाती है, झारखंड में पाई जाती है, राजस्थान में पाई जाती है। ठीक है, तो कहाँ पर पाई जाती है? तो आपका जो है ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, गुजरात में पाई जाती है काली मृदा। ठीक है, गुजरात में काली मृदा पाई जाती है। और भी राज्यों में क्या होता है कि काली मृदा पाई जाती है, जैसे महाराष्ट्र हो गया, महाराष्ट्र में अभी आपका क्या पाई जाती है? काली मृदा पाई जाती है। क्वेश्चन में आ सकता है कि काली मृदा किस फसल के लिए उपयुक्त होती है? तो काली मृदा कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है। ठीक है, कपास की खेती के लिए काली मृदा जो होती है बहुत उपयुक्त मानी जाती है। ठीक है, और पूछा जा सकता है कि काली मृदा जो है आपका पूछा जा सकता है कि काली मृदा को और किस किस नामों से जाने जाते हैं। तो काली मृदा को रेगर मृदा भी कहते हैं। ठीक है, रेगर मृदा भी कहते हैं। ठीक है, रेगर मृदा भी कहा जाता है, काली कपासी मृदा भी कहा जाता है। ठीक है, तो इन नामों से काली मृदा को जाना जाता है। ठीक है, चलिए आप लोग समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका नवीकरण योग्य संसाधन और अनवीकरण योग्य संसाधन के एक एक उदाहरण दे। ठीक है, नवीकरण योग्य संसाधन क्या होता है और अनवीकरण योग्य संसाधन क्या होता है? सबसे पहले इसको हम लोग को जानना पड़ेगा। तो नवीकरण योग्य संसाधन क्या होता है? वे संसाधन जिनको एक बार उपयोग करने के बाद पुनः उपयोग में लाया जा सकता है, वही संसाधन को हम लोग नवीकरण योग्य संसाधन कहेंगे। ठीक है, जबकि अनवीकरण योग्य संसाधन इसका क्या है? उल्टा है, यानी कि एक बार उपयोग करने के बाद पुनः उपयोग में नहीं लाया जा सकता है, यानी कि उसको उपयोग में लाने के लिए हमें लाखों करोड़ों वर्षों की इंतजार करना पड़ेगा, तब जाके वो क्या होगा कि हो सके हमें प्राप्त होगा। ठीक है, तो नवीकरण योग्य का एक उदाहरण देने के लिए बोला है और अनवीकरण योग्य संसाधन का एक उदाहरण देने के लिए बोला है। तो यहाँ पर नवीकरण योग्य संसाधन का जो हो जाएगा आपका जल, हम यहाँ पर उदाहरण लिए हैं। ऐसे बहुत सारे उदाहरण आपका हो सकते हैं। ठीक है, और अनवीकरण योग्य संसाधन का खनिज, खनिज में भी आपका बहुत सारा आता है। ठीक है, कोयला आता है, पेट्रोलियम वगैरह बहुत सारा चीज़ आते हैं खनिज में। ठीक है, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। चलिए इसी तरह अगला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से मुख्य कारण क्या है? पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से मुख्य कारण क्या है? सबसे पहले यहाँ पर एक बता रहा है कि भूमि निम्नीकरण। तो भूमि निम्नीकरण क्या होता है? भूमि निम्नीकरण का मतलब होता है कि उपजाऊ शक्ति घट जाता है। ठीक है, किस प्रकार से घटता है? तो मानवीय प्रकार से भी घट सकता है और प्राकृतिक से भी घट सकता है। मानवीय प्रकार से किस प्रकार से? जब एक ही ज़मीन पर बार बार खेती किया जाए तो उसमें क्या होता है कि उपजाऊ शक्ति घटती है। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा है पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से मुख्य कारण क्या है? तो अधिक सिंचाई, बार बार सिंचाई करना से क्या होता है कि भूमि निम्नीकरण की समस्या पैदा होती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? अधिक सिंचाई के कारण क्या है? भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है पंजाब में। ठीक है, चलिए इसी तरह अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका आयु के आधार पर। ठीक है, आयु के आधार पर जलोढ़ मृदा मिट्टी का वर्गीकरण कीजिए। ठीक है, आयु के आधार पर जलोढ़ मिट्टी का वर्गीकरण कीजिए। ठीक है, आयु के आधार पर जलोढ़ मृदा को दो वर्गों में बांटा गया है, एक खादर और एक भांगर। ठीक है, खादर क्या होता है और भांगर क्या होता है? तो खादर जो होता है ये आपका नया मृदा होता है। ठीक है, और भांगर क्या होता है? तो ये आपका पुराना मृदा होता है। खादर मृदा में जो होती है इसमें आपका क्या होता है कि इसमें बहुत महीन कण पाए जाते हैं। ठीक है, बहुत सारे महीन कण पाए जाते हैं और ये बहुत ही उपजाऊ होती है। जबकि जो आपका भांगर होता है, ये भांगर में क्या होती है कि कंकड़ की ग्रंथियों की मात्रा ज़्यादा होती है। ठीक है, इसके कारण से क्या होता है कि उसमें उपजाऊ शक्ति कम होती है। ठीक है, तो ये आपका दो प्रकार की जलोढ़ मृदा होती है, दो प्रकार की। ठीक है, खादर और भांगर, याद रखेंगे क्वेश्चन में आ सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट
क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य में सीढ़ीदार यानी कि सोपानी खेती की जाती है? सीढ़ीदार जो खेती होता है ये किस राज्य में होता है? तो ये आपका अरुणाचल प्रदेश में होता है। ठीक है, सीढ़ीदार होता है। ठीक है, जिस प्रकार सीढ़ी होता है उस प्रकार की खेती होता है, इससे भी बहुत अच्छा होता है। तो ये आपका अरुणाचल प्रदेश में होता है, यानी कि ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? पूर्वी तट के नदी डेल्टाओं में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? पूर्वी तट के नदी डेल्टाओं में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो जलोढ़ मृदा पाई जाती है। ठीक है, किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मृदा पाई जाती है। पूछा जा सकता है कि जलोढ़ मृदा किस प्रकार से बनती है? तो नदियों के निक्षेपों से बनती है। ठीक है, जलोढ़ मृदा। और देखें कि हम लोग जलोढ़ मृदा कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के, खादर और भांगर, ये दोनों हम लोग देख भी लिए। ठीक है, और यहाँ पर क्या पूछा कि पूर्वी तट के नदी डेल्टाओं में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो जलोढ़ मृदा पाई जाती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण कीजिए। ठीक है, तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधन आपका 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? तो जैविक और अजैविक। ठीक है, जैविक संसाधन क्या होता है और अजैविक संसाधन क्या होता है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा जान लेते हैं। ठीक है, जैविक यानी कि जैव संसाधन और अजैविक यानी कि अजैव संसाधन। ठीक है, इसको हम लोग निर्जीव और सजीव भी कह सकते हैं एक प्रकार से। ठीक है, तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को 2 वर्गों में बांटा गया है, जैविक और अजैविक। तो जैविक क्या होता है? जिसमें जान हो, ठीक है, जिसमें जीवन हो उसको क्या कहेंगे? जैविक। और जिसमें जान ना हो वो अजैविक हो जाएगा, सिंपल भाषा में। ठीक है, तो जैविक में 2-4 उदाहरण हम लोग ले सकते हैं, जैसे मानव हो गया, ठीक है, जीव जंतु, हरे पौधे, ये सभी क्या हो जाएगा? आपके जैविक संसाधन हो जाएगा। जबकि अजैव संसाधन क्या हो जाएगा? बहुत सारे संसाधन अजैव हो जाएंगे, जैसे दीवार हो गया, पंखा हो गया, गाड़ी उड़ी, जितना कुछ अजैव है, ठीक है, पत्थर हो गया, लोहा हो गया, बहुत सारे हम अजैव संसाधन का उदाहरण ले सकते हैं। तो बहुत सारे अजैव संसाधन हो सकते हैं आपका और जैव संसाधन आपका हो सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? लो अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? लो अयस्क जो है ये किस प्रकार का संसाधन है? तो ये अनवीकरण योग्य संसाधन है, इसको हम लोग पुनः प्राप्त नहीं कर सकते हैं लो अयस्क को। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? अनवीकरण योग्य संसाधन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, पूर्वी तट के नदी, क्या है यहाँ पर थोड़ा गलत लिखा गया है, डेल्टा होता है। ठीक है, पूर्वी तट के नदी डेल्टाओं पर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? इस प्रकार की मृदा की 3 विशेषताएं क्या है? ठीक है, पूर्वी तट के नदी डेल्टाओं में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? देखिए पूर्वी तटीय डेल्टाएं जो होती है वो प्रदेश तथा राजस्थान के कुछ भागों में, गुजरात में जलोढ़ मृदा पाई जाती है। क्वेश्चन क्या पूछा था कि पूर्वी तट के नदी डेल्टाओं पर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो पूर्वी तटीय डेल्टाओं में, प्रदेशों में, राजस्थान के कुछ भागों में क्या? जलोढ़ मृदा पाई जाती है। ठीक है, कौन सा मृदा पाई जाती है? जलोढ़ मृदा पाई जाती है। और इसके निम्नलिखित विशेषताएं हो सकती है और विशेषताएं हैं। ठीक है, जैसे आपका हो जाएगा कि चूँकि अधिकतर जलोढ़ मृदाएं क्या होती है? पोटास, फास्फोरस और चूने से निर्मित होती है। जो अधिकतर जलोढ़ मृदा होती है ये क्या होती है? पोटास, फास्फोरस और चूने युक्त होती है। ठीक है, चूने से निर्मित होती है, अतः यह अत्यधिक उपजाऊ होती है। और जो जलोढ़ मृदा होती है ये क्या होती है? अत्यधिक उपजाऊ होती है। ठीक है, अत्यधिक उपजाऊ होती है। ठीक है, इसके बाद अगला आपका, इस मृदा में रेत, सिल्ट व मृत्तिका का विभिन्न अनुपात में पाई जाती है। ठीक है, अगला आपका जरूर होता है यहाँ पर। ठीक है, जलोढ़ मृदा में गहन कृषि की जाती है। यहाँ पर जरूर हो गया है, यहाँ पर आपका जरूर होता है। ठीक है, जलोढ़ मृदा होता है। ठीक है, आप लोग यहाँ पर देख लेंगे इसको। ठीक है, ये आपका नहीं होगा। ठीक है, तो जलोढ़ मृदा में कैसे खेती होती है? तो गहन कृषि होती है। ठीक है, गहन कृषि होती है आपका। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला 10वां नंबर का क्वेश्चन है, कहता है, पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन की रोकथाम के लिए क्या कदम उठाने चाहिए? पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन जो होता है, मृदा का जो कटाव होता है, उसकी रोकथाम के लिए क्या कदम उठाने चाहिए? तो क्या कदम उठाने चाहिए? पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन की रोकथाम के लिए निम्न कदम उठाने चाहिए। ठीक है, जैसे ढाल वाले मैदान, ढाल वाले भूमि पर समोच्च रेखीय समांतर हल चलाने से क्या होती है? ढाल की गति कम होती है, यानी कि जो बड़े
पहाड़ होता है इस प्रकार से, वहाँ पर तिरछा हल चलाने से क्या होता है, वहाँ पर क्या होता है कि वहाँ पर जो ढाल की गति होती है वो कम होती है। ठीक है, ढाल की गति क्या होती है, कम हो जाती है। ठीक है, चलिए आगे क्या कहता है कि, अच्छा यहाँ नहीं, आगे था, यहाँ पर रुकिए एक मिनट, हाँ यहाँ पर, चलिए क्या कहता है कि ढाल वाली भूमि पर यह समोच्च रखिए, समांतर हल चलाने से ढाल की गति कम होती है, अतः ऐसी क्षेत्र में समोच्च जुताई जो है को प्राथमिकता दी जाती है। ठीक है, प्राथमिकता दी जाती है। ठीक है, अगला आपका विशेषता है करना चाहिए क्या, रोकथाम करने के लिए क्या करना चाहिए कि ढाल वाली भूमि पर सोपानी बनानी चाहिए, सोपानी। ठीक है, सोपानी यानी कि सीढ़ी नुमा। ठीक है, सीढ़ी नुमा खेती करनी चाहिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन नहीं है, इतना ही क्वेश्चन है आपका। ठीक है, इतना ही क्वेश्चन है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपका ये सभी। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आपके पास नोटिफिकेशन जाते रहे। और सभी जो 10th के जितने भी सब्जेक्ट हैं सभी के क्वेश्चन आपको मिलेगा और 95% लाने का चांस रहेगा इस सभी वीडियो को आप लोग देखेंगे तो। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पर बता रहे हैं आपको। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के में। ठीक है, तब तक के लिए बाय।